डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों, घड़ी डिटर्जेंट के इस टैगलाइन को तो आज हर कोई जानता है, लेकिन जब इस ब्रांड को शुरू किया गया था तब कंपनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कर सके। इसीलिए दो भाइयों ने हिम्मत जुटाई और कभी पैदल तो कभी साइकिल से इसे घर घर जाकर बेचना शुरू किया। लेकिन जब घड़ी डिटर्जेंट मार्केट में आया तब इसे एक तरफ से निरमा से टक्कर मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा बड़ा जायंट सर्फ और व्हील के साथ में खड़ा था। लेकिन फिर घड़ी ने ऐसा किया क्या कि ये आज इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। आखिर इस कंपनी ने कौन कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाई और ये सफर कितना स्ट्रगल से भरा रहा, चलिए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम डिटर्जेंट की हिस्ट्री पर नजर डालें तो ग्लोबल लेवल पर इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ही हो गई थी, लेकिन तब यह इंडियंस की पहुंच से काफी दूर था। लेकिन फिर आजादी के 10 साल बाद यानी 1957 में स्वास्तिक ऑयल मिल्स नाम की एक कंपनी ने सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाना शुरू किया और इस तरह से भारत में इसकी शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब भी यह बहुत ही कम घरों में अपनी जगह बना पाया था। हालांकि 1959 में जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंडिया में अपना फेमस सर्फ एक्सेल लॉन्च किया तब इसे बहुत ही तेजी से एडवर्टाइज किया गया, जिसके चलते अब लोगों के बीच में डिटर्जेंट पाउडर काफी तेजी से पॉपुलर होने लगा। लेकिन हाँ, अभी तक इंडिया की ज्यादातर जनसंख्या गरीब थी, इसीलिए सर्फ एक्सेल सिर्फ इलाइट क्लास की ही फैमिली को टारगेट करता था, क्योंकि इसके डिटर्जेंट इतने एक्सपेंसिव थे कि इसे मिडिल या लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और फिर इसी प्रॉब्लम को ही समझते हुए गुजरात के करसन भाई पटेल ने निरमा डिटर्जेंट को लॉन्च किया था, जो कि कुछ ही डिकेड्स में इंडिया का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला डिटर्जेंट ब्रांड बन गया था। अब दोस्तों, निरमा की यह सक्सेस स्टोरी कानपुर के मुरलीधर और बिमल कुमार ज्ञानचंदानी नाम के दो भाइयों तक पहुंची और इससे वो काफी इंस्पायर हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, जो कि उस समय ग्लिसरीन से साबुन बनाने का काम किया करते थे। इसी सोच के ही साथ 1987 में कानपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले इन दोनों भाइयों ने फजलगंज फायर स्टेशन के पास डिटर्जेंट की एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, जिसे नाम दिया गया था श्री महादेव सोप इंडस्ट्री। और फिर इसी फैक्ट्री में ही बनाया गया सबसे पहला घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। अब दोस्तों, फजलगंज की ये फैक्ट्री भले ही छोटी थी, पर इन भाइयों के अरमान काफी बड़े थे, इसीलिए वो पूरी मेहनत और जुनून के साथ काम में जुट गए। हालांकि लंबे समय तक उनका व्यापार नहीं चल पाया, क्योंकि उनके सामने निरमा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के व्हील जैसे कई सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स थे, जिन्हें पछाड़कर आगे निकल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि इस बात का अंदाजा उन्हें पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया और दुकानदारों से लेकर गली मोहल्ले में लोगों को डिटर्जेंट खरीदने के लिए मनाते रहे। हालांकि जब काफी कोशिशों के बाद भी मुनाफा नहीं हो पा रहा था, तो वो समझ गए कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी की कंपनीज नहीं कर रही हैं। उस दौर में जहां ज्यादातर वॉशिंग पाउडर पीले या फिर नीले रंग के होते थे, इन्होंने सफेद रंग का वॉशिंग पाउडर बनाकर बाजार में उतारने का फैसला किया। इसके अलावा ज्ञानचंदानी ब्रदर्स ने एक मजबूत और जुबान पर चढ़ जाने वाली टैगलाइन भी दी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये टैगलाइन लोगों को बहुत पसंद आई और उन्होंने सोचा कि जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा है तो फिर क्यों ना इसे हम एक बार आजमा कर ही देखें। और फिर जब लोगों ने इसका इस्तेमाल किया तो इस डिटर्जेंट की भर भर के झाग और सफेदी लोगों को खूब पसंद आई। अब कंज्यूमर्स का भरोसा इस प्रोडक्ट पर बढ़ने लगा और धीरे धीरे कानपुर समेत आसपास के इलाकों में भी घड़ी का वॉशिंग पाउडर और केक पॉपुलर होने लगा। कानपुर में मिली सफलता के बाद इसके फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे पूरे यूपी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यह इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है। आपको बताते चलें कि टोटल एफएमसीजी सेल्स का 17% कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूपी से ही होता था। ऐसे में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इससे अच्छी मार्केट तो कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों, अच्छी होने के साथ साथ ये एक टफ मार्केट भी था, क्योंकि यहाँ डिमांड हाई होने की वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। ऐसे में घड़ी ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि जहां बाकी कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ 6% तक का कमीशन दे रही थी, घड़ी ने इसे बढ़ाकर 9% देना शुरू कर दिया। अब ज्यादा कमीशन का असर ये हुआ कि दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के मुकाबले डिस्ट्रीब्यूटर्स घड़ी को ज्यादा प्रेफर करने लगे, और यही वजह थी कि घड़ी की अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब ये गली मोहल्ले की हर छोटी से छोटी दुकान पर इजीली मिलने लगा था, जिससे कंपनी की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, ज्यादा कमीशन देने का मतलब यह भी था कि घड़ी को अब बहुत कम प्रॉफिट के साथ में अपना बिजनेस रन करना पड़ रहा था और इनके सामने लॉस में जाने का भी खतरा मंडराने लगा। और दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम से ही निपटने के लिए उन्होंने खर्च में कई तरह की कटौती करनी शुरू कर दी।
जैसे कि कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए हर 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी यूनिट या फिर डिपो बनाना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हुआ बल्कि लोगों तक प्रोडक्ट्स पहले के मुकाबले और भी जल्दी पहुंचने लगा। इस तरह से कुछ ही सालों में यूपी के अंदर घड़ी डिटर्जेंट सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड बन गया। और फिर इस कामयाबी ने कंपनी को आसपास के राज्यों में भी एंटर करने को मोटिवेट किया, जिसके बाद से बिहार, मध्य प्रदेश और ऐसे ही यूपी से सटे कई स्टेट में घड़ी को बेचना शुरू किया गया। अब दोस्तों, यूपी की वजह से मार्केट का पूरा आइडिया तो घड़ी डिटर्जेंट को लग ही गया था, इसीलिए धीरे धीरे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी इसने पैर पसारने शुरू कर दिए। और फिर घड़ी ने 2002 तक 500 करोड़ रुपए की सेल्स को अचीव कर लिया था, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद से कंपनी ने और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया और ये एफएमसीजी मार्केट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग गए। ज्ञानचंदानी ने अपनी सभी प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए साल 2005 में श्री महादेव सोप इंडस्ट्री का नाम बदलकर रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि RSPL कर दिया, ताकि इनके ऑपरेशंस को आसान बनाया जा सके। इसी दौरान कम इनोवेशंस और बदलते मार्केट ट्रेंड की वजह से निरमा धीरे धीरे अपनी पोजीशन खोता जा रहा था, जिसका भरपूर फायदा घड़ी को मिलने लगा और फिर घड़ी निरमा के मार्केट शेयर को कैप्चर करता चला गया। साथ ही घड़ी ने कई सारे और सेक्टर्स में भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि साल 2010 में RSPL ने हरिद्वार में एक यूनिट की शुरुआत की, जहां से हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉइस्चराइजर, सेविंग क्रीम और लिक्विड हैंड वॉश की तरह नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा गया। इसके नेक्स्ट ईयर यानी 2011 में घड़ी, व्हील और निरमा जैसे कई सारे ब्रांड्स को पीछे करते हुए इंडियन डिटर्जेंट मार्केट का लार्जेस्ट प्लेयर बन गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा कमीशन देकर और व्हाइट डिटर्जेंट बनाकर कोई कंपनी इतने कम समय में इतना ज्यादा सफल हो सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि घड़ी ने ऐसी कई सारे स्ट्रैटेजीज अपनाई जिन्होंने इसकी कामयाबी में बहुत अहम रोल निभाए हैं। सबसे पहले तो इसने कंज्यूमर्स के माइंड को समझा, जैसे कि इसके कस्टमर्स में ज्यादातर फीमेल हाउसवाइफ्स थी, जो कि ज्यादा झाग को अच्छी क्वालिटी से जोड़कर देखती थी और खूब ढेर सारा फॉर्म पाने के लिए एक्स्ट्रा डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे में घड़ी ने इस इंसाइट्स को समझा और खुद को ऐसे एडवर्टाइज करना शुरू किया कि उनके डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा झाग मिलता है। साथ ही पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस कॉन्फिडेंट क्लेम की वजह से कस्टमर्स इस नए प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए क्यूरियस होने लगे। लेकिन ये टैगलाइन दशकों पहले ही कानपुर के किसी गली मोहल्ले में दम तोड़ चुकी होती, अगर ज्ञानचंदानी अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को प्रायोरिटी न देते। आज आप भले ही माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े सितारों को घड़ी का एडवर्टीजमेंट करते हुए देखते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में घड़ी खुद स्ट्रगल से गुजर रहा था और एक्सपेंसेस की कटौती करके सरवाइव करने की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे में बाकी ब्रांड्स की तरह वो ना तो किसी सुपरस्टार को ब्रांड एम्बेसडर बना सकता था और ना ही बहुत बड़े लेवल पर एड कैंपेन रन करने के लिए उसके पास पैसे मौजूद थे। लेकिन बिना किसी एडवर्टीजमेंट के लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कैसे करें? इसके लिए ज्ञानचंदानी ने एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में मेजर ट्रेन के एक्सटीरियर पर घड़ी का एडवर्टीजमेंट पेंट करा दिया, जैसे कि पुष्पक एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पर लगे इस एडवर्टीजमेंट को ही देख लीजिए। ट्रेन के एक्सटीरियर्स के अलावा अंदर डिब्बों में भी छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए, जिससे कि ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कंपनी का हमेशा से ही टारगेट था कि वो अपनी एड स्पेंड्स बहुत ही मिनिमल रखें और अपनी सेल्स का सिर्फ 2% ही एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें। और दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी पर बने रहने के लिए घड़ी ने अपनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज को इन हाउस रखा, जिससे उन्हें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या फिर मिडिलमैन पर होने वाले एडिशनल खर्चों से छुटकारा मिल गया। इसके अलावा जब ज्ञानचंदानी अपने डिटर्जेंट ब्रांड की शुरुआत करना चाहते थे, तो फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि सर्फ एक प्रीमियम और हाई प्राइस प्रोडक्ट था, जो कि मैक्सिमम लोगों की जेब पर भारी पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ निरमा उन लोगों के लिए एक चीपर अल्टरनेटिव था, जो कि डिटर्जेंट तो यूज करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं थे। अब चूंकि सस्ता होने की वजह से काफी लोगों को यह लगने लगा था कि निरमा एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऐसे में उन लोगों के लिए मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं था जो कि निरमा से बेटर प्रोडक्ट तो चाहते थे, लेकिन साथ ही ये भी चाहते थे कि वो सर्फ के जितना एक्सपेंसिव ना हो। ऐसे में ज्ञानचंदानी ने इसी सेगमेंट में ही एंटर करने की सोची और अपने ब्रांड को निरमा से बेटर क्वालिटी अल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, घड़ी का प्राइस रखने में भी कंपनी ने काफी चालाकी दिखाई और जहां निरमा सिर्फ 30 रुपए पर किलो के हिसाब से अपना डिटर्जेंट बेच रहा था, घड़ी ने 35 रुपए पर किलो पर बेचना शुरू कर दिया। हालांकि ये एक रिस्की फैसला भी था, क्योंकि निरमा घड़ी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और मार्केट लीडर था,
ऐसे में ज्यादा कीमत के साथ उसे बीट करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन घड़ी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस रखा और अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के थ्रू कंज्यूमर्स को इनकरेज करता रहा। और फिर धीरे धीरे लोगों में यह परसेप्शन बन गया कि घड़ी सस्ते में एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब दोस्तों, जब कंपनी एक छोटी सी फैक्ट्री के साथ शुरू हुई थी, तब इसके फाउंडर्स को ये पता था कि इस समय उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो अपने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए उन्होंने बहुत छोटे गोल से शुरुआत की और सिर्फ कानपुर के मार्केट को टारगेट किया। अब जब कानपुर में ब्रांड सफल हो गया तो अपने होम स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश पर फोकस किया। और फिर यहाँ पर मेरी सफलता के बाद कंपनी के पास इतने पैसे तो आ गए थे कि अगर वो चाहते तो फिर एग्रेसिव होकर दूर दराज के इलाकों में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कि एमपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा को चुना ताकि उन्हें समझ आ सके कि यूपी के अलावा बाकी के कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, वहाँ किस तरह के एड कैंपेन काम करते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ के रीजन के साथ में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए घड़ी ने कई सारे मैजिक शो करवाए, मेले में अपने स्टॉल लगवाए, एग्जीबिशंस में प्रोडक्ट्स का शोकेस किया और इसी तरह की कई सारे स्ट्रैटेजीज पर काम किया, जिसके चलते टायर 2 और टायर 3 के लोग भी इस ब्रांड के साथ में कनेक्ट होने लगे। और फिर देखते ही देखते ये पूरे देश का पसंदीदा ब्रांड बन गया। यही वजह है कि आज देश में बिकने वाले हर 4 डिटर्जेंट ब्रांड्स में से एक घड़ी का ही बिकता है। कंपनी का संचालन आज भी पूरी तरह से परिवार के ही हाथों में है। मुरली और बिमल ज्ञानचंदानी डेली ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, वहीं ब्रांड की मार्केटिंग बिमल के बेटे संभालते हैं और मुरली के बेटे भी कंपनी का एक खास हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इनका व्यापार डिटर्जेंट के अलावा डेयरी सेक्टर में भी बहुत मजबूती से फैला हुआ है और आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि इनके डेयरी ब्रांड नमस्ते इंडिया के बारे में जरूर जानते होंगे। इसके अलावा 1995 में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी कदम रख दिया था और लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। और दोस्तों, ये वही लियान ग्लोबल है जिसके रेड चीफ बूट्स को आप बहुत शौक से पहना करते हैं। अब अगर इस समय के परफॉर्मेंस को हम देखें तो घड़ी डिटर्जेंट अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है और घड़ी को सिर्फ सर्फ या एरियल जैसे बड़े प्लेयर्स से ही नहीं बल्कि निरमा, फेना, मिस्टर वाइट जैसे कई सारे रीजनल ब्रांड्स भी टक्कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से शुरुआत में निरमा घड़ी डिटर्जेंट के लिए प्रेरणा बना था, आज भी उसी को ही सामने रखते हुए निरमा की पास्ट मिस्टेक से घड़ी को सबक लेना चाहिए और अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि घड़ी को अपनी R&D में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो मार्केट में आगे बने रह सके। साथ ही घड़ी के लिए बदलती मार्केट डिमांड और कंज्यूमर प्रेफरेंस को समझना भी बहुत जरूरी है, वरना ये भी निरमा की तरह पीछे छूट सकता है। इसके अलावा एक चीज और है जिस पर घड़ी को जरूर काम करना चाहिए और वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या खराबी आ गई। असल में घड़ी एक डिटर्जेंट ब्रांड है, ये बात नॉर्थ साइड के कुछ स्टेट के लोग ही जानते हैं, जबकि साउथर्न स्टेट इससे अभी भी पूरी तरह से अनजान है। ऐसे में घड़ी को अपनी लेगेसी कायम रखने के लिए चाहिए कि वो अपना पैन इंडिया प्रेजेंस एस्टेब्लिश करे ताकि उसे और भी बड़ा कंज्यूमर बेस मिल पाए। और दोस्तों, अगर घड़ी इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करता है तो फिर वो अपनी करंट सक्सेस व लेगेसी को लंबे समय तक कायम रख सकता है।